एक एल्डिहाइड इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे पहले हमने कहा कि जब एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जबकि जो दूसरा एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले देखें, टू एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा सो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 25 सितंबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आप एमसीक्यूज बना रहे हैं, ये गेस पेपर है या फिर एमसीक्यूज है? सो बेटा ये एक्सपीरियंस होता है, ये गेस पेपर नहीं है। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करें। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज। सो C3 साइकिल है क्या? इसे हम दूसरा नाम केल्विन साइकिल कहते हैं एंड इट इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक होता है लाइट रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। So this is the second stage of photosynthesis and it is known as dark reaction of photosynthesis and simple it is known as C3 cycle। और C3 cycle से हम क्यों कहते हैं? Because जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वैसे तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ जाता है, ठीक है, और ये किस चीज़ के साथ ये करेगा? रोबिस्को के साथ। रोबिस्को क्या है? राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो एक कार्बन बाहर से आ गया, 5 कार्बन ये होते हैं, सो 6 कार्बन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है। वो स्टेबल नहीं होता, सॉरी वो अनस्टेबल होता है। सो फर्स्ट जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो 6 कार्बन का होता है, लेकिन ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है 2 स्टेबल कंपाउंड्स में, और इसी को हम नाम देते हैं फॉस्फोग्लाइसरेट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, या फिर इसे आप सिंपली 3 PGA या फिर फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी कह सकते हो। अब डार्क रिएक्शन होता कहाँ पर है? सो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या यूज करते हैं? देखिए, डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज लाइट इज नीडेड ओनली इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना होता है लाइट रिएक्शन में, वो यहाँ पर यूज होता है। बाज़ औक़ात इसमें एंजाइम का पूछ लिया जाता है कि C3 साइकिल में या फिर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन सा एंजाइम यूज होता है? सो वो है रोबिस्को। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था कि डार्क रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? सो वो होता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ये आता है प्लांट से। अब हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है? सो बेसिकली इट्स कम फ्रॉम दी वाटर। देखिए, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, फोटो सिस्टम 1 की तरफ आता है। ये पूरी कहानी है जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा सपोज करे यहाँ पर एक स्पेस है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब लाइट यहाँ पर आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाते, सपोज सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये जगह खाली है, अब इसको फिल करने के लिए वाटर स्प्लिट होता है फोटो सिस्टम 2 में। ये भी याद रखिएगा, वाटर स्प्लिट होगा फोटो सिस्टम 2 में। सो होता क्या, जब भी वाटर स्प्लिट होगा, सपोज करें अगर मैं कहूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गए, इसकी ब्रेकडाउन हो गई, और इस वाटर की ब्रेकडाउन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। तो इससे रिलीज होंगे 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह एक इससे रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। सो यही ऑक्सीजन है जिसे हम इनहेल करते हैं, और ये कहाँ से आता है? इट्स कम फ्रॉम वाटर। नंबर 3 इज द एंजाइम रोबिस्को कैटालाइज द रिएक्शन बिटवीन। सो देखिए, हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन को। कार्बन क्या करता है, एंटर होता है साइकिल में, और ये RUBP के साथ रिएक्ट करके बनाता है 3 PGA। 3 PGA मीन फॉस्फोग्लाइसरेट या फिर फॉस्फोग्लाइसरेट ग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा, इट इज नोन एज रोबिस्को। रोबिस्को एंजाइम अगर आप लास्ट पर देखिए, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट एंजाइम है, लेकिन जो लास्ट में CO है ना, इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इट्स मीन ये जो एंजाइम है इसमें ये एबिलिटी है कि कार्बन को भी फिक्स कर सकता है
और ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। सो यहाँ पर ये क्या करता है, रिएक्शन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड आरयूबीपी के साथ। आरयूबीपी पहले से प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा में और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा अंदर ये रिएक्ट करेंगे और 3 बनाए। क्यू नंबर 4 इज नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस सिंपल क्या है, वो प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन ग्लूकोज, 6 कार्बन क्या चीज, ग्लूकोज, इसकी ब्रेकडाउन हो जाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस का। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलिसिस, so वो होंगे 2। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 क्यों होते हैं। देखिए आपने ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स पढ़े होंगे, एक होता है प्रिपरेटरी फेज या फिर प्रिपरेटिव फेज एंड द सेकंड वन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। सो जो प्रिपरेटरी फेज है वहां पर ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, इस तरह कन्वर्जन हो रही होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज होता है, इसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, से हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर अगेन जो है इससे एक एटीपी अगेन यूज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो ये होता है प्रिपरेटिव फेज। यहाँ पर यूज होते हैं 2 एटीपी। सो देखिए टोटल एटीपी प्रोड्यूस हो गए 4, लेकिन 2 चूंकि यूज हो गए, सो दैट्स व्हाई नेट एटीपी गेन ग्लाइकोलिसिस में कितने हैं, वो है 2। एंड क्यू नंबर 5 इज व्हिच एंजाइम अनजिप्स द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है, सपोज करें मैंने कहा ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, सो वो प्रोसेस जिसके जरिए डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या फिर सिंपल रेप्लिकेशन का। अब डीएनए रेप्लिकेशन में वो एंजाइम जो ये इसके हीलिक्स जो होते हैं, इस तरह जो टर्न्स होते हैं ना, जो इसको ओपन करता है, वो एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेस। एक एंजाइम होता है प्राइमेस, PRIMASE प्राइमेस। ये एक एंजाइम है, क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को बनाता है। और आपको पता है कि प्राइमर के बगैर रेप्लिकेशन का होना इम्पॉसिबल है। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये क्या करता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम को फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम लाइगेज की बात करें, देखिए आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, एक स्ट्रैंड कंप्लीटली बन रहा होता है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और एक स्ट्रैंड ऐसे टुकड़ों में बनते हुए नजर आता है जिसे हम गजाकी फ्रेगमेंट, और ये जो स्ट्रैंड बन रहा होता है इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अभी जिनके दरमियान आपको स्पेसेस नजर आ रही होती है ना, यहाँ पर दूसरा एंजाइम वर्क करता है विच इज नोन एज लाइगेज। तो लाइगेज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा बनाएगा। एंड द मेन एंजाइम विच इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज, ये भी आपने नहीं बोलना। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई अगर आपसे सपोज करें रेप्लिकेशन का पूछ लिया जाए कि रेप्लिकेशन कौन से डायरेक्शन में होता है, सो ये होता है 5 prime to 3 prime. Number 6 is the RNA primer in DNA replication is synthesized by। तो यहाँ पर आप ये देख ले, ये है RNA प्राइमर, और RNA प्राइमर के बिल्कुल बाद आप यहाँ पर देख सकते हो DNA पॉलीमरेज। और अगर यहाँ पर आप देख लो उससे लिखा हुआ है प्राइमेज, मीन प्राइमेज क्या कर रहा है, ये RNA प्राइमर को बना रहा है। अच्छा सपोज करें लेट्स से एमसीक्यूज आ गया कि RNA जो प्राइमर है कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, से मैक्सिमम 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, फिर मैंने कहा गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और एडेनिन, ये क्या है, ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इससे बनता है एक प्राइमर, और ये काम होता है प्राइमेज एंजाइम्स। नंबर 7 इज व्हिच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। सो देखिए एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस किया था, ये अगर आपके पास एक एटम है और ये आपका सेकंड एटम है, सो इन दो एटम के सेंटर यहाँ के दरमियान जो आपको डिस्टेंस नजर आता है ना, मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, इट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और हीलियम का एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। एटॉमिक रेडियस इसका कितना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 140 पिकोमीटर। अब हम क्या करेंगे, 140 पिकोमीटर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, सो इसका रेडियस आ जाएगा 70 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। और सेकंड यूनिट भी मैंने आपको बताया था जो था एंग्स। क्यू नंबर 8 इज व्हेन del H इज नेगेटिव द रिएक्शन इज। सो del H क्या है, del H मींस एंथैल्पी चेंज, यानी कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और कितना हीट रिलीज हुआ बाहर एनवायरनमेंट में, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। मैं अगेन बताता हूँ, del H मीन चेंज इन हीट
या फिर सिंपली आप इसे एंथैल्पी चेंज कह सकते हैं, मींस कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या फिर कितना हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक का। मीन जब डेल एच नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मीन यहाँ पर आप देख सकते हो हीट बाहर एनवायरनमेंट को जा रही है। एंडोथर्मिक जब डेल एच पॉजिटिव होगा तो तब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक मीन इस सिस्टम के लिए एनर्जी की जरूरत। नंबर 9 इज द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 के स्क्वायर। सपोज करे आपको मैंने कहा कि ये एक बीकर है, सपोज कर ले बीकर ऐसा होता नहीं। अब इसमें मैंने आपको 1 मोल ऑफ वाटर दिया है और मैं आपको कहूँ कि इस 1 मोल ऑफ वाटर के टेम्परेचर को राइज कर ले 1 केल्विन तक। तो ऐसे हीट को, ऐसे टेम्परेचर को हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का और इसको मेजर करते हैं मोल पर डेसिमेटेड क्यूब। क्यू नंबर 10 is standard enthalpy change means the reaction is carried out it। जैसे कि एंथैल्पी मैंने इनको बता दिया। एंथैल्पी हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें हम डिसऑर्डरनेस को मेजर करते हैं। सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस आ रहा है इसको मेजर करने के नेम को हम एंथैल्पी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी मींस कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होगा और जो प्रेशर होगा ये दोनों कांस्टेंट हो गए। सपोज करें आप किसी सिस्टम की, यहाँ पर देखिए एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी हुई है। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी के मेजरमेंट को जब वो थर्मोडायनामिक्स में हो ऐसे हम एंथैल्पी कहते हैं। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी मींस जब आपका टेम्परेचर देखिए हमारे पास हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड गैस डेविएशन जो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन है। सो वहाँ पर प्रेशर कितना होता है 1 atm, टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड आपने वो इक्वेशन पढ़ा होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। क्यू नंबर 11 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें सो इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस RnH2 है, ठीक है। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये है आर सी डबल बॉन्ड एंड टू एच। तो दिस इज बेसिकली यूर एल्डिहाइड, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज यूर एल्डिहाइड। अगर ऑप्शन सी की बात करें आर सी ओ एच, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड and R into OH, this is alcohol. MCQ number 12 is which test is positive for both aldehydes and ketones? तो यहाँ पर इसका पूरा तरीका दिया गया है। वो बच्चे जो शौकीन हैं केमिस्ट्री पढ़ने के वो यहाँ पर ये देख सकते हैं बकाया में। इसको डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए की बात करें फिलिंग सॉल्यूशन, दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। इफ यू टॉक अबाउट टॉलरेंस टेस्ट, दिस इज आल्सो फॉर एल्डिहाइड। Benedict's is also for aldehyde, but 2,4-dinitrophenyl hydrazine test. This is for both aldehyde as well as keto. इसके अलावा एक टेस्ट होता है सिर्फ only for ketones, and that test is known as sodium nitroprusside. Number 13 is which compound does not give a silver mirror test? So देखिए silver mirror test is only for aldehydes. अब यहाँ पर देखिए formaldehyde, aldehyde है, सो ये टेस्ट देगा। एसिटल्डिहाइड ये भी टेस्ट देगा। बेंजल्डिहाइड ये भी टेस्ट देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। होता क्या है जब भी आप इसके साथ एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे सो इससे आपके साथ लास्ट में एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो आपको सिल्वर कलर देता है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो आपके फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं ये सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। पॉजिटिव मींस लास्ट में आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो सिल्वर कलर का कंपाउंड बनाए। एजी इसमें बनता है, ठीक है, एजी इज सिल्वर। बट एसीटोन इज कीटोन। सो ये क्या करता है सिल्वर मिरर टेस्ट। स्क्यू नंबर 14 इज इन अ क्लास देयर आर 1500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ which 1200 आर मेल्स। फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको अपने माइंड में बिठा दीजिएगा, बल्कि इसके आंसर को आप रट ले। अब देखिए क्लास में 1500 स्टूडेंट्स है जिसमें 1200 मेल्स है और हमने फीमेल के परसेंटेज को फाइंड करना। सो जब 1200 मेल्स हो गए सो 1500 में से 1200 माइनस कर ले। सो इट्स मीन जो 300 है ये आपके क्या है, ये फीमेल है। सो ऑब्टेन्ड मीन 300 फीमेल है डिवाइडेड बाय टोटल 1500 है, उसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ। सो जब आप इसको आपस में कैंसलेशन वगैरह करेंगे सो आपके साथ आंसर आ जाएगा 20%। एंड स्क्यू नंबर 15 इज मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट बाय द लार्जेस्ट।
स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो स्मॉलेस्ट यहाँ पर 2 है, लार्जेस्ट यहाँ पर 9 है। सो क्या आ जाएगा 18 एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द सम ऑफ ऑल। फिर आपने क्या करना है, इन तमाम को ऐड करना है और जो ये रिजल्ट आया था उसको सबट्रैक्ट करना। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 इंटू 9, सो ये आपका आ जाएगा 23 और 23 में से 18 को माइनस कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ओनली 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 16 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 27 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 25। एमसीक्यू नंबर 17 इज एल्डिहाइड्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड टू। देखिए हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखी है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखी है, एल्डिहाइड की रिडक्शन देखी है, कीटोन की रिडक्शन देखी है, बट हमने आज तक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन को नहीं डिस्कस किया। सो जब भी आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे बनते एसिड्स। कौन से एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सपोज करें हम ले लेते हैं इथेनॉल को। इथेनॉल क्या है? CH3N2RH। ये क्या है? ये आपके CH3RHO। सो एक इसमें चेंज होंगे, जब इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे ये चेंज होंगे इथेनोइक एसिड में। और अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो इससे प्राइमरी अल्कोहल की, जबकि अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हो तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे सो इससे एसिड्स या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एमसीक्यू नंबर 18 इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। सो बेसिकली ये जो मेथड है इसका नाम है द ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज द डीऑक्सीजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स विया द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन अंडर बेसिक कंडीशंस एंड हीट। यहाँ पर सिंपल क्या कह रहे हैं कि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करते हो, रिडक्शन मीन ऑक्सीजन को रिमूव करना, दैट्स व्हाई यहाँ पर कहा जा रहा है डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, और फिर इसको आप ट्रीट करते हो हाइड्रोजन के साथ। बेसिक कंडीशंस मींस इसको आप ट्रीट करोगे किस चीज़ के साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जिस तरह मैंने पहले कहा इसको हम ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। इसमें आप क्या करते हो, जिस तरह एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ। ए, इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट किया। हाइड्रोजीन क्या है? NH2 N2NH2। दिस इज योर हाइड्रोजीन एंड द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो इस प्रोसेस को हम ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्यू नंबर 19 इज एन केनेज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड मस्ट। सो केनेज़ारो रिएक्शन होता क्या है? इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? अल्कली के साथ। एक एल्डिहाइड इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे पहले हमने कहा कि जब एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जबकि जो दूसरा एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले देखें 2 एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा सो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएंगे। और केनेज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सो मींस लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दोज एल्डिहाइड व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगोस केनेज़ारो रिएक्शन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? सपोज करें मैंने कहा दिस इज योर RC डबल बॉन्ड इनटू OH। यहाँ पर आपको पता है कोई मिथाइल ग्रुप होगा CH3। तो ये जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला ये अटैच होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच होगा दैट विल बी नोन एज अल्फा। स्क्यू नंबर 20 इज इन फॉरवर्ड बायस डायोड द रेजिस्टेंस इज। सो डायोड होता क्या है? डायोड हमारे पास बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इसे हम 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर्स क्यों कहते हैं? जब आप फॉरवर्ड जाएंगे इसमें क्या होता है, जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करते हैं, जबकि इसमें रेजिस्टेंस लो होता है। और जब आप रिवर्स आएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। तो इसी को हम नाम देते हैं डायोड का। और जब का फॉरवर्ड बायस डायोड होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है, वेरी लो, या फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास 0 के बराबर होगा, 0 या फिर वेरी लो। अब इस तरह मैंने कहा आपको डायोड के 2 टाइप्स मिलेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड बायस डायोड वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करेंगे
और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रिवर्स बेस्ड डायोड वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, बल्कि हम यहीं से ही देख रहे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियन में कितने न्यूक्लियस हैं, जब इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए सपोज करें मैंने कहा ये आपका एक न्यूक्लियस है, इसको आप डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन दैट न्यूक्लियस, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। और ये ज़्यादा होती है किसके लिए? आयरन के लिए। और आयरन का आपको एक स्पेसिफिक आइसोटोप मिलता है विच इज़ नोन एज आयरन 56, इसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। आपको दूसरा डेफिनेशन भी बता देता हूँ। एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सपोज करें मैंने कहा ये आपका एक न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो इस न्यूक्लियस को इस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स आपने सेपरेट कर लिए, न्यूट्रॉन्स आपने सेपरेट कर लिए। सो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज अमंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो इसका मैं आपको पहले यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो जो गामा रेज है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 10⁻19 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि इसका जो वेव लेंथ है वो है 10⁻12 एम। मीन्स जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो सो वेवलेंथ कम होता है। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पूरा सीरीज बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की, बट रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देन माइक्रोवेव्स की रेडियो वेव्स से ज़्यादा है। देन इंफ्रारेड, देन यहाँ पर ये जो लाइट आपको नज़र आ रहा है दीज आर बेसिकली विजिबल रीजन जो होता है। देन अल्ट्रा वायलेट, देन एक्सरेज, देन गामा रेज। देखिए सबसे कम है रेडियो वेव्स की क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। देन माइक्रोवेव्स की, देन इंफ्रारेड की, देन विजिबल रीजन की, देन अल्ट्रा वायलेट की, देन एक्सरा रेज की, देन गामा रेज की। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होंगी और जो गामा रेज है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम। क्यू नंबर 23 इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो है वेबर। क्यू नंबर 24 इज इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड द करंट विल। यहाँ पर सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख लेते हैं। Drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied field। यहाँ पर इसी की थ्रू समझते हैं। सपोज करें ये आपका क्या, ये आपका एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब जो बकाया इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सिम्मत में फ्लो कर रही, यानी आप कह लें कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे। बट एक इलेक्ट्रॉन वो ड्रिफ्ट हो गया और वो जो हमने फील्ड अप्लाई किया था वो इसके अपोजिट जा रहा है। इसी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम करंट, सपोज करें आपने इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर दिया, सो करंट भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सिंपली क्या लिखते हैं? वीटी। ये हमारे पास करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करेंगे so current भी double। Number 25 is the work done in a moving a charge along a equipotential surfaces। so ये MCQs आपका हो गया होमवर्क। इसका आपने करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।